हिस्ट्री के इस लेक्चर में आप सबों का स्वागत। मैं शंकर कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, हिंदू कॉलेज में कार्यरत हूं और प्राचीन भारतीय इतिहास मेरी विशिष्टता है। और आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे वह विषय है प्री हिस्ट्री इन इंडिया, यानी प्रागैतिक काल के इतिहास की चर्चा हम लोग करेंगे। और मुख्य रूप से इस व्याख्यान में हम लोग पेलियोलिथिक पीरियड और संभवतः आधे घंटे के इस चर्चा में पेलियोलिथिक पीरियड का या पूर्व पाषाण काल जिसे हम कहते हैं उसका जो सबसे निचला स्तर है, यानी कि द अर्लीस्ट पीरियड, सबसे प्राचीन जो स्तर है उसकी समीक्षा कर पाएंगे। और उसके पश्चात दूसरे इंटरैक्शन में हम लोग जो मिडिल पेलियोलिथिक या अपर पेलियोलिथिक है उसकी चर्चा करेंगे। तो इस व्याख्यान में मूल रूप से हमें प्रागैतिक काल इतिहास, भारतीय प्रागैतिक काल इतिहास के बारे में चर्चा करनी है। प्रागैतिक काल इतिहास अगर आप एक परिभाषा के तौर पर समझने की कोशिश करें तो ये इतिहास से पारंपरिक इतिहास लेखन में अलग माना जाता था। आज के इतिहास लेखन में ये जो डिवीजन है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री का, वो काफी ब्लर्ड हो गया है, वो उतना मायने नहीं रखता। लेकिन पारंपरिक इतिहास लेखन में प्री हिस्ट्री उस कालखंड के इतिहास को दर्शाता था जब मानव प्रजाति ने लिखने की प्रक्रिया शुरू नहीं की थी, शहरों को नहीं देखा था, जब जो मानवीय समाज है वह वर्गीकृत नहीं हुआ था और व्यापार और वाणिज्य विकसित नहीं हुई थी। तो इतिहास के वैसे काल को जहां ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो विकसित नहीं हुई थी, तो उसे हम प्री हिस्ट्री की संज्ञा देते थे। और हिस्टोरिकल पीरियड उसे मानते थे जब लेखन पद्धति का विकास हो चुका था और उससे जुड़े जितने जो एट्रीब्यूट्स जो अभी हमने चर्चा किया उसका विकास हो चुका था, तो उसे हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा जाता था। तो मूल रूप से प्री हिस्ट्री जो कालखंड है वैश्विक स्तर पर एक रूपता एक देखी जा सकती है। हालांकि देश विशेष इतिहास में वह कालखंड अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो ब्रोंज एज सिविलाइजेशंस पूरे विश्व में देखे गए करीब 3000, 4000 या 2000 ईसा पूर्व के आसपास, उसके पहले के काल जो थे जिसमें नवपाषाण संस्कृतियां, जिसमें पूर्व पाषाण संस्कृतियां, मध्य पाषाण संस्कृतियां पढ़ी जा सकती थी। तो एक वैश्विक स्तर पर एक टाइमलाइन हम देख सकते हैं। वैसे ही भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर एक पैटर्न जो वैश्विक पैटर्न से मिलता जुलता है वो देखा जा सकता है। हालांकि इस जो भौगोलिक जो खंड है भारतीय उपमहाद्वीप का, उसमें जो समय है, जो क्रोनोलॉजी है, वो वैश्विक क्रोनोलॉजी से थोड़ा इतर भी है। और कई ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि वैश्विक स्तर पर नहीं देखे जाते हैं, जैसे पिछले संस्कृति से कॉन्टिन्यूटी में अगर कोई नई संस्कृति विकसित हुई हो तो कहीं अलग जगह पर वो कॉन्टिन्यूटी हमें दिखती है, भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं भी दिखती, या भारतीय उपमहाद्वीप में वो कॉन्टिन्यूटी देखी जा सकती है जबकि दूसरे जगहों पर एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस के तौर पर उसे समझा जाता है। तो इन सारी विशिष्टताओं या आप कह सकते हैं कैविएट के साथ इस परिचर्चा की हम शुरुआत करते हैं। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ऐतिहासिक स्रोत के तौर पर जो हमें उपलब्ध होता है वो काफी कम सामान है, काफी कम स्रोत हमारे पास उपलब्ध होते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के, क्योंकि लंबी अवधि के अंतराल में कई स्रोत जो हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और अगर अपनी समझ जो आधुनिक काल में हमारी बनी है उसके आधार पर देखने की कोशिश करें तो कई परंपराएं तो शुरू भी नहीं हुई थी इस कालखंड में, जैसे लेखन पद्धति वगैरह।
लेकिन कई अन्य परंपराएं हो सकती हैं कि रही हो, लेकिन उसके कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के आलोक में उसका पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता। और जो इतिहास लेखन की परंपरा 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में मुख्य धारा बनी, उसके आधार पर साक्ष्यों के अभाव में कोई एसर्शन इतिहास स्कॉलरशिप या हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप में नहीं की जाती। तो आप मान सकते हैं कि अगर प्री हिस्ट्री या पेलियोलिथिक पूर्व पाषाण काल कहने से ही अगर आपके दिमाग में सहसा कुछ नुकीले पत्थर या कुछ बड़े पुराने औजार, पत्थरों के बने औजार आपके समक्ष आते हैं या उसी का पिक्चर आपका बनता है, तो उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार न माने, क्योंकि स्रोत के आधार पर वही उपलब्ध भी है। और जो भी हमारी जानकारी उनके बारे में बन पाई है, उन समुदायों के बारे में बन पाई है, वो उसका एक ठोस आधार है वो। और उस तरह के जो औजार हैं, उसके आधार पर या उसका प्रयोग कर कर मानव प्रजाति कौन सी संभावनाओं को तलाश चुका था, कौन सी संभावनाओं को या कौन सी संभावनाएं अपना रिजल्ट दे चुकी थी, उसका प्रतिफल उसे मिल रहा था, उसके आधार पर इतिहासकार उनके जीवन शैली को समझने की कोशिश करते हैं। जिस भौगोलिक परिस्थिति में इस तरह के स्रोत मिले, जिस भौगोलिक परिस्थिति में वह समुदाय रहा होगा, और कौन सी उत्पादन पद्धति उस समय विकसित हुई होगी। अब जैसे अगर हम पूर्व पाषाण की बात करते हैं या मध्य पाषाण की बात करते हैं, तो मोटे तौर पर हम जानते हैं कि खेती या जो पशुचारण है उसकी शुरुआत मोटे तौर पर नहीं हुई थी। तो निश्चित रूप से मनुष्य जो नेचर है, जो प्रकृति है, या प्रकृति ने जो भी उसे उपलब्ध कराया है वनस्पति के तौर पर या जानवरों के तौर पर, उसी का उपभोग कर कर अपना जीवन यापन करता होगा। अब उस उपभोग की परिपाटी में किस प्रकार की विशिष्टता थी, किस प्रकार का बदलाव देखा गया, और कैसे वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संपदा है, उसका प्रयोग वो किस प्रकार कर पाता था, उसमें तकनीक का क्या रोल था, इन्हीं चीजों की हम चर्चा कर कर प्री हिस्टोरिक पास्ट की जानकारी बना पाते हैं। तो इस परिचर्चा में मैं कोशिश करूंगा कि जो वैश्विक परिदृश्य है उसको पिरोते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में जो अर्ली पेलियोलिथिक पीरियड है और जो उसमें जो बदलाव देखे जा सकते हैं, और जिसमें मनुष्य प्रजाति खुद इस बदलाव के दौर में परिवर्तित हो रहा था, नस्लीय परिवर्तन हो रहे थे, आनुवांशिक परिवर्तन हो रहे थे, फिजिकल चेंज हो रहा था। कई जो वेरिएंट्स हैं इस बायोलॉजिकल चेंज के, वो भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाए, और कई ऐसी शाखाएं थी जो आगे चलकर मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स या होमो सैपियंस जिसे कहते हैं, उसका रूप ले पाया। तो इन सभी चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे। जैसा कि आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं कि पहला जो महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट है इस कहानी में, इतिहास की इस कहानी में, वह है होमोनिड्स का आना। और होमोनिड्स का मतलब कि जिसे हम अपना एंसेस्टर्स मानते हैं, जिसे हम अपना पूर्वज मानते हैं, तो वो अब चिंपैंजियों से अलग हो चुके थे, और बाइपेडैलिटी यानी कि दो पैरों पर चलना वगैरह इस प्रकार के एट्रीब्यूट्स अब देखे जा रहे थे। और शुरुआती दौर में लंबी अवधि तक ये होमिनिड्स केवल अफ्रीकन उपमहाद्वीप में बसते थे, परंतु उनका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बाहर जा पाना अपने आप में इस प्रजाति की सक्सेस को दर्शाता है। और
इस सफलता के यानी कि जो सर्वाइवल की सफलता है, आप दूसरे परिवेश में भी जिंदा रह सकते हैं और जीवन यापन कर सकते हैं, वो उसका मार्कर है। तो होमिनिड स्पीसीज का अफ्रीका से बाहर जाना एक बड़ी घटना थी। और अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो रिवात, जो कि स्वान वैली पोटवार प्लेटू के पास है और आज के राजनीतिक मैप में आप उसे पाकिस्तान में पाएंगे, वेस्टर्न पंजाब में है, वहां आपको ट्रेस मिल जाएगा ओल्डोवान टूल्स का। अब ये ओल्डोवान टूल्स क्या है? ओल्डोवान एक जगह है कीनिया में, ओल्डुवई नाम का एक साइट है, और पुरातात्विक उत्खनन में एक परंपरा रही है कि जहां एक विशिष्ट प्रकार का कोई उत्खनन सामग्री मिला है सबसे पहली बार, तो उस उपकरण का नामकरण उस साइट के आधार पर कर दिया जाता है। तो ओल्डोवान टूल्स का मतलब यह नहीं है कि वो केवल ओल्डोवान में ही मिले या ओल्डुवई में ही मिले, जो कि कीनिया में एक जगह है, परंतु एक विशेष किस्म का वो औजार है जो कि अन्य जगहों पर भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन नामकरण उसका इस परिपाटी के तहत किया जाता है। तो लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले जो अर्लीस्ट टूल्स के तौर पर हमें ओल्डुवान मिलता है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ। अब उसके रचयिता कौन रहे होंगे, उसको बनाने वाले कौन रहे होंगे, वो होमो हैबिलिस थे या वो होमो इरेक्टस में विकसित हो चुके थे, इसके ऊपर इतिहासकारों में और वैज्ञानिकों में एक मतभेद सा बना रहता है, क्योंकि ये बहुत क्लियर कट कोई हमें इसका एविडेंस नहीं मिल पाता है। संभावनाएं दोनों में थी। होमो हैबिलिस भी हो सकता है कि ये बना चुके होंगे, या अगर हम सीक्वेंशियल हिस्ट्री की तरफ ध्यान दें तो हो सकता है कि होमो हैबिलिस इस प्रकार के औजार न बना पाते हों और होमो इरेक्टस के आने के पश्चात ही इस प्रकार का औजार बन पाया होगा। तो एक संशय की स्थिति इस पर वैज्ञानिकों और इतिहासकारों में बनी रहती है। वैसे ही शिवालिक हिल्स, जो हिमाचल प्रदेश इलाके में अवस्थित है, वहां भी हमें ओल्डोवान टूल्स का प्रमाण मिलता है भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पहले। और वैसे ही पब्बी हिल्स हैं स्वान वैली, झेलम नदी के आसपास, और यहां से हमें फ्लेग्ड पेबल टूल्स मिलते हैं, जिसे चॉपर चॉपिंग टूल्स भी कहा जाता है। और काल की विशिष्टता देखें, समय की विशिष्टता देखें, तो ये लगभग 1 मिलियन वर्ष पहले हमें इसका प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। अब ये फ्लेग्ड पेबल टूल्स क्या है? तो अगर आपको पेबल का मतलब होता है जो वैसा पत्थर जो घर्षण से और संभवतः पानी के घर्षण से, नदियों के, झरनों के घर्षण से, निरंतर घर्षण से वो थोड़ा राउंडेड सा हो जाता है, उसके शार्प एजेस नहीं होते हैं। तो वैसे पत्थर आप अगर पहाड़ी इलाके में जाएं तो आपको आज भी देखने को मिलते हैं। उस प्रकार के पत्थर को अगर आप किसी दूसरे पत्थर से चोट करें या उसे किसी दूसरे ठोस पदार्थ से उसको टकराएं तो वो टूटता है, और टूटने के बाद जो फ्लेक एरिया है, यानी कि जो बाहरी सतह है, वो अगर टूटकर अलग हुआ तो उसे फ्लेक टूल कहते हैं। जबकि जो मोटा वाला जो हिस्सा है, जो मूल हिस्सा है, जिसका सरफेस जो है वो आप कह सकते हैं कि कन्वेक्स है, वो उभरा हुआ है, तो मूल हिस्सा जो उसे कोर कहते हैं। तो जब आप इस तरह की बात प्रागैतिककाल इतिहास के संदर्भ में सुने कि ये फ्लेक्ड टूल है या ये कोर टूल है, तो इसका अंतर बिल्कुल यही सिंपल है। वैसे ही ब्यास या बाणगंगा रिवर वैली जो है हिमाचल प्रदेश में, वहां भी हमें इस प्रकार के मिलते जुलते उपकरण मिलते हैं पत्थर के। हालांकि उनका जो डेटिंग है, उनका जो समय में पिरोने की बात है, वो अभी संतोषजनक तरीके से नहीं हो पाया है। ध्यान देने की बात यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक के समय में, यानी जिस समय की हम लोग, जिस कालखंड की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां अभी तक कोई फॉसिल एविडेंस हमें नहीं मिला है
होमो इरेक्टस का। फॉसिल एविडेंस यानी कि नरकंकाल हमें नहीं मिला है, कोई अस्थिपंजर नहीं मिला है सीधे तौर पर, लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए पत्थर के औजार जरूर मिले हैं, जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा ही बनाए गए होंगे, इसकी लगभग पुष्टि हो चुकी है। कोई दूसरे प्रजाति में इतनी लचक और समझ और चीजों को बनाने की जो एक आप कह सकते हैं उसके लिए जो भी संसाधन की जरूरत थी, उसका विकास नहीं हो पाया था। तो यहां हमारे पूर्वज बाकी जो जानवर हैं उनसे आगे निकल रहे थे सर्वाइवल की इस स्टोरी में, और वही आगे जाकर विकसित होकर उसका एक शिरा जो है वो होमो सैपियंस के नाम पर या मॉडर्न एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन के तौर पर हम लोग आज विकसित हैं। तो इस समय हमें आग का भी प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि मनुष्य ने या हमारे पूर्वजों ने आग का आविष्कार कर लिया था। लेकिन यह भी जानने की बात है कि आग के आविष्कार का मतलब यह नहीं है कि हम सीधे आग का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे थे या मीट को रोस्ट करने के लिए करने लगे थे। ऐसा नहीं था संभवतः, क्योंकि फायर या आग के आविष्कार के पश्चात भी शुरुआती दौर में उसका प्रयोग अपने आप को गर्म रखने के लिए या जानवरों को, खासकर जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए, डराकर भगाने के लिए प्रयोग कर रहे थे। और उसका प्रयोग खाना बनाने में या खाना को रोस्ट करने में शुरुआती दौर में नहीं हुआ था। इसके लिए काफी समय लगा और उस कालांतर में ही यह संभव हो पाया था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि हैंड एक्स, यानी कि जिसे हाथ से पकड़कर उस उपकरण का प्रयोग करते थे और उससे किसी चीज को चीरने या फाड़ने का काम किया जाता था, और इसका भी एक नामकरण किया गया है एश्यूलियन इंडस्ट्री। एश्यूलियन भी एक जगह का नाम है, जैसा मैंने आपको ओल्दुवन टूल्स के बारे में बताया था। तो वैसे ही एक विशेष प्रकार का हैंडेक्स है जो कि स्वान वैली में अवस्थित हमें मिला है, और वहां हमें 700,000 से लेकर 500,000 वर्ष पूर्व हमें इसका प्रमाण मिलता है। और इसी प्रकार के उपकरण पत्थर के बने हमें पहलगाम से भी, जो कि कश्मीर में अवस्थित है, वहां से भी मिलता है। तो ये हम लोग अभी उस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जब मनुष्य ने केवल लिथिक टूल्स यानी पत्थर के औजार बनाना उन्होंने शुरू किया था। वैसे ही अब अगर इस स्टोरी को हम आगे बढ़ाएं तो हम पाते हैं कि हैंडेक्स का यूज करने और आग के ऊपर एक नियंत्रण पा लेने के पश्चात होमो इरेक्टस, यानी अब होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस की तरफ, तो एक बायोलॉजिकल जो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है वो भी निरंतर चलता जा रहा है। तो एक तरफ से आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल बदलाव हो रहा है, तकनीकी बदलाव हो रहा है, वैसे ही एक जैविक बदलाव भी होता जा रहा है। और अब हमें होमो इरेक्टस का प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है, और होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस की तुलना में एक बेहतर हंटर था। वो जानवरों को बेहतर तरीके से मार पाता था, और हंटिंग के साथ साथ जो पारंपरिक स्कैवेंजिंग और गैदरिंग का काम था वो निश्चित रूप से वो कर रहे थे, क्योंकि जो नेचर ने, जो प्रकृति ने उपलब्ध कराया है उसको चुनकर खाना, जैसे फल, कंद, फूल वगैरह, उसका प्रयोग वो कर ही रहे थे। और उससे आगे बढ़कर अब वो एक बेहतर आखेट कर सकते थे, तो जानवरों का बेहतर आखेट कर सकते थे। और इसके बाद जो कालखंड है उसमें काफी समय लगा होमो इरेक्टस को अफ्रीका के इन्वायरमेंट से निकलकर विश्व के अलग अलग हिस्सों में फैल जाना या वहां सक्सेसफुली रह पाना, इसमें काफी समय लगा। और इस समय को जो जियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि भूगर्भ शास्त्र के जो लोग होते हैं,
उन्होंने इसका नामकरण किया है मिडिल प्लीस्टोसीन। तो मिडिल प्लीस्टोसीन जो पीरियड है 730,000 से लेकर 130,000 वर्ष तक, यानी आज से इतना वर्ष पहले। तो ये वो समय है जिसमें कई हिमयुग भी आए, और हिमयुग के बारे में हम लोग जानते हैं कि सहसा ठंडा हो जाना, प्रकृति का ठंडा हो जाना, फिर थोड़ी गर्मी वाली अवस्था आना जिसमें बर्फ पिघलते थे। तो इन सभी चीजों से जो जैविक संसाधन हैं या वनस्पति के जो संसाधन हैं उसमें भी काफी बदलाव आए। तो ये जो बदलाव हम देख रहे हैं होमो हैबिलिस का होमो इरेक्टस के की ओर, या होमो इरेक्टस का फिर फर्दर कई सब स्पीशीज के तौर पर, ये सभी बदलाव इन सारे चैलेंजेस को, इन सारी चुनौतियों को, प्रकृति की चुनौतियों को, जलवायु की चुनौतियों को सामना करने के पश्चात ही इवॉल्व कर पाए थे। तो इसका हमें कभी इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। अक्सर हम ये करते हैं कि जब हम प्री हिस्टोरिक पास्ट की बात करते हैं तो हम टूल टाइपोलॉजी वगैरह तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इन चीजों को दरकिनार कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ये इन चीजों के आलोक में ही कई इन परिवर्तन को समझने की जरूरत है। तो जो अर्लीस्ट लेयर है, जो सबसे पुराना लेयर है लोअर पेलियोलिथिक साइट्स का, तो हम ऐसा क्या देखते हैं उस प्रकार के पत्थर के उपकरणों में जिसको देखकर हम कहते हैं कि ये लोअर पेलियोलिथिक साइट रहा होगा, न कि अपर पेलियोलिथिक? तो पहली बार जब पेबल फ्लेक टूल्स हमें मिलना शुरू हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि ये लोअर पेलियोलिथिक स्टेज रहा होगा। तो इस प्रकार के जो पेबल फ्लेक टूल्स हैं वो हमें भारतीय उपमहाद्वीप से हुंगसी वैली, जो कि कर्नाटक में है, वहां से मिलता है। और आप अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं 350,000 वर्ष पूर्व हमें इसका प्रमाण मिलना शुरू हो गया था, यानी कि उसका जो डेटिंग है वो इस समय के आधार पर किया गया है। वैसे ही एक दूसरा साइट है अत्तिराम पक्कम, ये चेन्नई के समीप है। इसका भी जो डेटिंग है, इस साइट का भी जो डेटिंग है वो 350,000 वर्ष पूर्व का है। और 350,000 वर्ष पूर्व हमें इस साइट पर भी पेबल फ्लेक टूल्स मिलना शुरू हो जाते हैं, और लोअर पेलियोलिथिक साइट के तौर पर हम इन दोनों साइट्स को जानते हैं। ये दोनों साइट्स जो हैं वो आप कह सकते हैं कि जो अर्ली एशुलियन टूल है वैश्विक स्तर पर, जिसे हम एशुलियन टूल मानते हैं, जिसे स्थानीय तौर पर या उसका मद्रास इंडस्ट्री के तौर पर भी कई इतिहासकार नामकरण करते हैं, जो कि एक विशिष्ट प्रकार का हैंड एक्स है। मूलतः वो एशुलियन टूल से मिलता जुलता है, लेकिन उसकी एक अपनी विशिष्टता है, क्योंकि ये हैंड एक्सेस जो हैं वो कोर टूल से बनाए गए थे। तो जैसा कि आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं कि कभी कभी एक ही प्रकार के टूल्स के ऊपर नामकरण का भी आप उसे एशुलियन टूल कहेंगे या मद्रास इंडस्ट्री का हिस्सा मानते हैं। तो ये बेसिकली नोमेनक्लेचर का फर्क है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे ही दिदवाना एक साइट है राजस्थान में, 390,000 वर्ष पूर्व का समय रहा होगा जब हमें इस इलाके से भी लोअर पेलियोलिथिक असेंबली जो है आर्टिफैक्ट्स की वो मिलनी शुरू हो जाती है। वैसे ही नेवासा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में एक साइट है, और ये सारे नाम आप कई बार इतिहास के किताबों में चैल्कोलिथिक पीरियड के तौर पर भी देखेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि एक ही साइट में कई बार हमें पूर्व पाषाण काल का भी प्रमाण मिलता है, और आगे चलकर दूसरे लेयर में हो सकता है कि हमें आयरन एज या कॉपर एज का प्रमाण मिलता हो। तो नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है, वहां भी हमें 350,000 वर्ष पूर्व अर्लीस्ट लेयर ऑफ पेलियोलिथिक टूल्स मिलते हैं। और इस संक्रमण के दौर में जो डिफ्यूजन का फेज है, होमो इरेक्टस जो है वो कई सब स्पीसीज में डिवाइड होता दिख रहा था, कई सब स्पीसीज में आप कह सकते हैं इवॉल्व होता दिख रहा था, जो कि अलग अलग प्रजातियां थीं, और वो उतने गठीले नहीं थे जितना कि होमो इरेक्टस पहले था।
तो वो उनका शरीर अब थोड़ा कम गठीला और ज्यादा लचीला होता जा रहा था। डेक्सटेरिटी बढ़ रही थी, यानी कि अंगुलियों से जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ रही थी, और इसके फलस्वरूप वो छोटे उपकरण बना पाते थे जो कि फ्लेक से बनाना आसान होता था क्योंकि वो छोटा और हल्का होता है। तो इस तरह के लेट एशुलियन टूल्स हमें हथनोरा, जो कि नर्मदा वैली में है, 130,000 वर्ष पूर्व मिलना शुरू हो जाता है, और यहां से हमें नर्मदा स्कल मिलता है। यह पहला उदाहरण है भारतीय उपमहाद्वीप में जहां हमें सीधे तौर पर अर्लीस्ट मैन का प्रमाण मिलना शुरू होता है। तो इसके पहले हमें जो भी मिला है वो मानवीय औजार मिले हैं, लेकिन मानवीय स्कल यानी कि उसका खोपड़ी हमें पहली बार हथनोरा से मिलता है, और वो एक इवॉल्व्ड होमो इरेक्टस का लगता है। वैसे ही भिमबेटका केव्स, जो कि एक सेलिब्रेटेड आर्कियोलॉजिकल साइट है नर्मदा वैली में ही, वहां हमें कई सक्सेसिव पीरियड्स ऑफ ऑक्यूपेशन यानी निरंतर बदलती हुई संस्कृतियों का प्रमाण मिलता है, बिगिनिंग विद द लोएस्ट फ्लोर्स ऑफ लेट एशुलियन टूल्स। जो अर्लीस्ट लेयर है मानवीय उपकरण बनाने का, उसका हमें प्रमाण भिमबेटका से भी मिलता है। होमो इरेक्टस के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में, उनके कस्टम के बारे में, उनके बिलीफ के बारे में काफी कम जानकारी हमारी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि स्रोत के तौर पर हमें केवल पत्थर के बने औजार मिलते हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि संभवतः जो सांस्कृतिक जो जटिलता है वो विकसित ही बाद में हुई होगी, क्योंकि मनुष्य अपना ज्यादा समय खाना बनाने और खाना प्राप्त करने या आखेट करने और अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने में ही लगाता था। और जब लीजर पीरियड उसे मिल पाया, जब लीजर टाइम उसे मिल पाया, जब खाली समय उसे मिल पाया, तब संस्कृति की जटिलता भी बढ़ी, और वो हमें कई सहस्त्राब्दी बाद देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि आगे चलकर एक नेचुरल रिजल्ट के तौर पर हमें सांस्कृतिक जो जटिलता है वो देखने को मिलती है, परंतु इस समय तक यानी लोअर पेलियोलिथिक स्टेज तक बहुत ज्यादा सांस्कृतिक जटिलता हमें देखने को नहीं मिलती है। तो यह है लगभग अर्लीस्ट फेज ऑफ जिसे आप कहते हैं पेलियोलिथिक लाइफ, उसका एक चित्रण, और आगे की परिचर्चा में हम लोग इसके आगे के स्टेज की बात करेंगे। धन्यवाद।